हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपका डे 8 एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 के बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 2 से 3 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है, 8 अदरवाइज 10 मार्क्स का। क्लियर है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा ये, या फिर 8 का भी दिखता है। ब्रेक इवन एनालिसिस या फिर ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बोला जाता है। काफी इजी कॉन्सेप्ट है, काफी फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिकल सम्स भी हमको करने पड़ते हैं, उसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है। मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो ऑलमोस्ट सब चीजें मैं लिख के बैठा हूं ताकि बच्चों जो भी बच्चे इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करेगा तो यहां से नोट डाउन भी कर सकता है। और थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि जो वर्डिंग मतलब वर्ड जो आपको छोटा दिख रहा है वो क्लियर आपको दिख जाए। क्लियर है? चलिए पहले ब्रेक इवन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो। आपने अकाउंट्स पढ़ा है। अकाउंट्स में सर जो हमारी सेल्स होते हैं आपको पता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेबिट एंड क्रेडिट की बात नहीं करना है। यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लेके चलते हैं कि हम सेल्स एक मानेंगे। हमारा क्या होता है सर? सेल्स होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा। पहला वर्ड बोलते हैं सेल्स। क्लियर है? पहला वर्ड क्या समझना है आपको? सेल्स हमारा एक होता है। सेकंड सर हमारा कॉस्ट होता है। क्या होता है सर? कॉस्ट होता है। और सेल्स से माइनस कॉस्ट कर दूंगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर सेल्स में से मैं कॉस्ट को माइनस कर दूंगा सर, प्रॉफिट आ जाता है। और इस टॉपिक में बोलते हैं कॉस्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक मेरा होगा सर वेरिएबल कॉस्ट और एक मेरा होता है फिक्स कॉस्ट। काफी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा वेरिएबल कॉस्ट हमारे क्या होते हैं, फिक्स कॉस्ट हमारे क्या होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट होते हैं सर जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा वो कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता है। सपोज एक एग्जांपल लेके समझो तो आप समझ में आएगा क्या बोलना चाहता हूं। ये मार्कर, ये मेरी जो कंपनी है मार्कर बनाने का काम करती है। तो जितना ज्यादा मार्कर अब मैं बनाता हूं या फिर कंपनी बनाएगी हमारी, उतना ज्यादा मार्कर का ये कॉस्ट बढ़ेगा। मींस मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा सर। बिल्कुल है। तो मटेरियल का कॉस्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं प्रोडक्शन करूं ना, मैं इस मार्कर ना बनाऊं इस मंथ, तो मार्कर का खर्चा तो नहीं लगने वाला है। तो मतलब सर, और सेकंड चीज एक मटेरियल आप समझ लो। सेकंड चीज सर हमारे लेबर हो गए। लेबर जितने ज्यादा मार्कर मैं बनवाऊंगा सामने वाले लेबर से, तो लेबर को उतना पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये कौन सा है सर? ये वेरिएबल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा वो इंक्रीमेंट होता जाता है, मतलब बढ़ते जाएगा। अब सपोज बीच में किसी मंथ बंद कर दिया तो इस पे जो लगने वाला मटेरियल कॉस्ट था 0 हो जाएगा, लेबर कॉस्ट था 0 हो जाएगा, लाइटिंग बिल था वो भी ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे। तो लाइटिंग का भी क्या होता है सर? कौन सा खर्चा हमारा आएगा? वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। बट रूम का जो रेंट है वो तो हमारा फिक्स्ड है। आप प्रोडक्शन करो ना करो, रूम का रेंट तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब यहां पे इस टॉपिक की जब मैं बात करता हूं, कॉस्ट हमारे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, सेकंड हमारा कौन सा कॉस्ट होता है सर? फिक्स कॉस्ट है। तो बोल रहे ब्रेक इवन का मतलब आप समझो। ब्रेक इवन का मतलब यह है कि सिर्फ आप कॉस्ट को कवर कर लो, प्रॉफिट नहीं कमाना। आपको कॉस्ट को क्या करना है सर? कवर कर लेना, प्रॉफिट नहीं कमाना है। मतलब तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। मतलब सर समझा नहीं, थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। मैंने बोला आपकी इनकम, चलो शॉर्ट में समझते हैं। मैंने बोला आपकी इनकम कितना हुआ सर? 5000, मतलब 5000 की इनकम आपकी हुई है। आपके कॉस्ट टोटल 2, एक तो वेरिएबल कॉस्ट आपका हो गया सर, वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं दिख रहा होगा तो सुनते रहो। 3000 का वेरिएबल कॉस्ट है और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट सर 2000 है। तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया सर? प्रॉफिट या फिर लॉस आपका 0। ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जितने का आपका इनकम हुआ, जितने की आपकी इनकम हुई है उतना आपका कॉस्ट हुआ है। मतलब कॉस्ट आपने सिर्फ रिकवर किया, ना तो कोई एक्स्ट्रा इनकम गए हो या ना फिर लॉस में गए हो, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो उस केस को क्या बोलते हैं सर? ये हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है क्या? क्लियर सर। आई होप हर एक बच्चे को समझा मैंने क्या बोला। सिंपल लॉजिक है कि जितना आपकी इनकम है उतना आपका कॉस्ट है। आपने ना प्रॉफिट कमाया ना लॉस। तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है सर? ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? हर एक कंपनी का ये ब्रेक इवन होता है भाई। कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ये हमारा ब्रेक इवन है। इसके ऊपर करेंगे तो हमारा सर कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसके नीचे आएंगे तो हमारा लॉस हो सकता है। अभी डायग्राम में भी समझेंगे, पहले हम फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। पूरा डिटेल्स ऑलमोस्ट लिख के रखो, मेन जो आपके पॉइंट्स है। और ब्रेक इवन के अलग अलग मीनिंग्स लिखे गए हैं, तो आप देखो क्या लिखा गया है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट। पहला तो इंपॉर्टेंट, इसका एक और नाम है सर, क्या बोला जाता है इसको? कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट। क्लियर है? कॉस्ट वैल्यूम
प्रॉफिट। पहला सिंपल हो गया। सेकंड सर, इट इज यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, बोला ये रिलेशनशिप की स्टडी करता है किसका सर, टोटल कॉस्ट, आपका कॉस्ट का, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट। जैसा मैंने बताया कि इसमें तीन फैक्टर हमारे इन्वॉल्व थे सर, एक तो हमारा कॉस्ट, कॉस्ट में हमारे दो वेरिएबल एंड फिक्स, तो हमारे कॉस्ट की बात करते हैं सर, टोटल रेवेन्यू आपकी इनकम की बात करता है, जो मैंने यहाँ पे बताया 5000 का मेरी इनकम हुई थी। सेकंड लास्ट हमारा सर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हमारा इस केस में हमेशा जीरो होता है, बट प्रॉफिट आपको डिटरमाइन करना ही पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा। जब आपकी जीरो प्रॉफिट होगा तो उसी पॉइंट को बोलते हैं सर ब्रेक इवन एनालिसिस या फिर पॉइंट्स। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए अब मीनिंग पार्ट इनकी बात करते हैं, और तीन मीनिंग मैंने लिखा, तीन मीनिंग आपको समझना है क्या क्या है सर। ब्रेक इवन पॉइंट शोज द प्राइस एट विच द फर्म मेक्स जीरो प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट बोलना है सिंपल सा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या शो करता है, प्राइस एट विच द फर्म मेक्स जीरो प्रॉफिट, एक ऐसा प्राइस जहां पे कंपनी जीरो प्रॉफिट कमाती है। कितना प्रॉफिट सर, जीरो प्रॉफिट कमाती है। वेल रेवेन्यू जस्ट कवरिंग द कॉस्ट, सिंपल लाइन लिखा है, जब रेवेन्यू आपकी इनकम जो है आपकी टोटल कॉस्ट को सिर्फ रिकवर करेगी। जैसा मैंने बताया इनकम 5000 हुआ, कॉस्ट आपकी दोनों मिला के 5000, तो आपका यहां पे क्या हुआ कि टोटल सिर्फ कॉस्ट रिकवर किया, और प्रॉफिट कितना हुआ सर, जीरो हुआ, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर। चलिए इन द अदर वर्ड, दूसरा मीनिंग अदर वर्ड में क्या बोलना चाहते हैं सर, द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ए बिजनेस फर्म सोच। अभी यहां तक तो कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोला भाई ब्रेक इवन पॉइंट्स किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या शो करता है, वैल्यूम ऑफ सेल्स एट विच द फर्म जस्ट ब्रेक इवन। बोला एक ऐसी वैल्यूम, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा यूनिट्स जहां पे वो ब्रेक इवन रहेगा, इट मींस विथ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। वही सेम वर्डिंग इनका भी है, सेंटेंस चेंज किया, बाकी कहानी उनकी वही बोल रही है भाई कि एक ऐसा ब्रेक इवन जहां पे टोटल रेवेन्यू जो हमारी है, टोटल ये 5000 वाली जो रेवेन्यू है, इनकम है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी, उसी को बोलेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। क्लियर है, और एक डिफाइन और एक मीनिंग लिखा गया सर, इन द अदर वर्ड ब्रेक इवन पॉइंट्स कम्स वेयर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बोले जब आपकी प्राइस एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ब्रेक इवन एनालिसिस। एवरेज कॉस्ट आई होप हर एक बच्चे को पता होगा, एवरेज कैसे करते हैं, क्वांटिटी सॉरी रुपीस डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा सर, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, तो उसी को बोला जाता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसके फॉर्मूले आपको थोड़े से समझने कैसा फॉर्मूला इसका बनता है, और एक एग्जांपल भी करना, एग्जाम में ऐसा करना भी है। चलिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है सर, ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोल रहा है सर, एस इक्वल टू एफ अपॉन में पी माइनस वी। तो यस मींस क्या होता है, आपको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना भी पड़ेगा। यस मींस क्या होता है सर, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। अब यहां पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप जो ब्रेक इवन निकाल रहे हो ना भाई, ये यूनिट में निकाल रहे हो, रुपीज में नहीं। दो चीज में हमारे निकलता है, एक तो यूनिट, हमने कितना यूनिट सेल किया, और एक सर हमारा अमाउंट, कितना अमाउंट सेल किया, दो चीज होता है। तो पहले आप यूनिट की बात कर रहे हो भाई, यूनिट, तो यूनिट का फॉर्मूला एस इक्वल टू एफ अपॉन में पी माइनस बी। तो एफ मींस क्या होता है सर, सबको पता होना चाहिए सर, फिक्स कॉस्ट हमारा होता है। पी मींस क्या होता है, नाम बता रहे सर, प्राइस होता है। वी मींस क्या होता है सर, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके फॉर्मूले में किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो आपको फॉर्मूला लिखना है भाई, उसका थोड़ा सा मीनिंग दिखा देना है। क्लियर है, यहां पे आपका फॉर्मूला क्या सर, ब्रेक इवन पॉइंट्स का, वो भी यूनिट्स में, यूनिट्स में। क्लियर है सर, बिल्कुल। ये आपने यूनिट्स किया, अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि आप अमाउंट कैसे निकालोगे सर। इजी है, अगर हमको यूनिट्स मिल गया, ब्रेक इवन यूनिट्स मिल गया भाई, कि अगर कंपनी 100 यूनिट बनाएगी तो वहां पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो मुझे अमाउंट पता करना सर, बहुत इजी है। जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आया, यूनिट आया ना 100, तो मल्टीप्लाई प्राइस कर दूंगा, आ जाएगा आंसर, तो अमाउंट का ही आ जाएगा ना सर, सिंपल है। क्या बोल रहा है सर, इफ वी मल्टीप्लाई द सेल्स वैल्यू, जो आपका ये आया सेल्स वैल्यू को बोल रहा है मल्टीप्लाई कर दो इन यूनिट्स विद द प्राइस, किसके साथ, प्राइस के साथ कर दूंगा पर यूनिट, वी विल गेट द सेल्स रेवेन्यू इन अमाउंट। कैसे मिल जाएगा आपको, सेल्स रेवेन्यू मिल जाएगा अमाउंट में। क्या बोला गया सुन लो, यूनिट्स अगर आपको मिल जाता है उसमें प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, अभी एग्जांपल में समझेंगे भी क्या बोला जा रहा है, अगर इनके कुछ बच्चों को अभी नहीं समझ रहा होगा क्योंकि एग्जांपल मैंने नहीं लिया, एग्जांपल वहां पे, तो प्रॉपर फॉर्मूला फिर से एक बार रिपीट कराऊंगा क्या है। तो यस, इस तरीके से कुछ ऐसा पॉइंट्स कर देना यस के ऊपर, इक्वल टू यस इनटू पी। क्यों, क्योंकि अब यहां पे दो यस आपके आ रहे हैं, एक तो अमाउंट वाला, एक तो यूनिट वाला। क्लियर है,
तो ये जो स्टार वाला दिख रहा है, स्टार वाला एस दिख रहा है, वो ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट है, और ये वाला एस जो है ना इसका है, ये जो अभी आपने निकाला यूनिट्स वाला है, तो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। पी मींस प्राइस, हमको पता ही है सर। एक तो पहला फॉर्मूला है अमाउंट का दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला आपको यहां दिखा, पहला फॉर्मूला आपको यहां दिखा, और मेरा सजेशन है हर एक बच्चा जो इतना डिटेल्स नहीं लिख सकता, कम से कम फॉर्मूला तो लिखो और एग्जांपल लिख दो, मार्क्स तो मिलेगा उसको, उसका मार्क्स मिलने वाला है। ये पॉइंट्स आप 3-4 नहीं लिख सकते, बट सजेशन है प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, थोड़े से इजी है, बहुत हार्ड लेवल के है नहीं कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाए तो आपको अच्छे मार्क्स इस टॉपिक में स्कोर होंगे। ब्रेक इवन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए सेकंड फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि ब्रेक इवन अमाउंट का कैसे फाइंड आउट करोगे? द ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट कैन बी आल्सो बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द फिक्स कॉस्ट। बोला फिक्स कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड करूंगा बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। अब ये सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो क्या है वो भी तो थोड़ा पता होना चाहिए सर। कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? तो कंट्रीब्यूशन का एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेल्स होता है, इसको यहां से मैंने रफ करके थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूं, ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे। अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं समझेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया सर, हमारी दो कॉस्ट होती है, एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेकंड हमारी सर फिक्स कॉस्ट होती है। तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो एक टेबल होता है ना, सेल्स में से पहली जो कॉस्ट माइनस होती है सर वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है। जब आपकी सेल्स है, सेल्स में से पहला कॉस्ट जो माइनस होगा सर वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, तो आपको मिलता है सर कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन से माइनस होता है सर हमारा फिक्स कॉस्ट, तो जाके आपको मिलता है सर प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आपको यही कंट्रीब्यूशन ही बताना कि भाई कंट्रीब्यूशन आपको कहां से मिलता है। तो दो पॉइंट आप बता सकते हो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा सर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, देख रहे हो आप सीधा फॉर्मेट। या फिर अपोजिट आप जा रहे हो तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, उल्टा जा रहे हो तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट करोगे, दो भी कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक तो सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, सेकंड सर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलिए देख लेते थोड़ा सा डिटेल कंट्रीब्यूशन का क्या है। कंट्रीब्यूशन का डिटेल्स मैंने यहाँ पे बताया सर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो शोज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ टुवर्ड्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस। क्लियर है? यहाँ पे लाइन मैंने लिख दिया, प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस दिखेगा उसी को बोला जाता है सर हमारा कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस जो दिखेगा उसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा गया सर? C इक्वल टू P माइनस B अपॉन में P इंटू 100। और ये जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो वर्ड ऐड किया, इसका मतलब ये परसेंटेज में आएगा हमारा। किस में आएगा सर? परसेंटेज में। और अब ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखना है तो लिख सकते हो। सी का क्या मतलब होता है सर? सी का मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। पी का क्या मतलब होता है सर? प्राइस, प्राइस पर यूनिट। वी का क्या मतलब होता है सर? हम लोग ने कहीं ना कहीं लिखा है, वी का मतलब सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पी मतलब पता ही है प्राइस, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, बट आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं सर कि हम ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और ब्रेक इवन अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं अभी तक की बात करूं, यहां तक की बात करूं, आपको क्या क्या पता चला है। एक तो ये सर पहला आपको ब्रेक इवन पॉइंट जो आपका है ना, यूनिट्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है सर? यूनिट्स का। और ये दो फॉर्मूले जो हैं, ये दो जो फॉर्मूले हैं वो सर किसके हैं? अमाउंट वाले हैं। तो सर ये फॉर्मूला क्यों आया है? तो उसका रीजन है, आपका यहाँ फॉर्मूला क्या है सर? F अपॉन में C। तो ये C कहां से आपको मिलेगा? C क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, C आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब सर पहले यहां से C फाइंड आउट करो और इसकी वैल्यू पुट अप कर दो यहां पे, तो जाके आपका आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर। चलिए एग्जांपल समझते तो आपको और परफेक्ट समझ में आएगा। एक एग्जांपल अपना ओन का रखना है यहाँ पे, और एग्जांपल्स कंपलसरी है, एग्जाम में करना ही है आपको। क्लियर? क्योंकि 10 मार्क्स का है तो काफी डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 पेज का जाना चाहिए आपका आंसर। तो इसी तरीके से, और जब आप प्रॉपर लिखते जाओगे तभी आपका कवर भी होगा। अभी डायग्राम भी देखेंगे, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ऐड करना पड़ेगा आपको वहां पे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। फर्म हैज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ₹3000। इनका फिक्स कॉस्ट देके रखा है सर, कितना है? 3000 है। प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कितना है सर? 12 दिया है। प्राइस कितना है? दो चीज हो गया, एक तो फिक्स कॉस्ट कितना दिया था सर? 3000 दिया था। प्राइस दिया है 12 भाई, एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया है ₹6। तीन चीजें हमको पता है, प्राइस पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है। और क्या पूछ रहे हैं? एक तो पहला ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में बता दो, ब्रेक इवन यूनिट्स में बताओ, ब्रेक इवन अमाउंट में बताओ, ब्रेक इवन अमाउंट में बताओ। सर ब्रेक इवन अमाउंट 2 बार क्यों है? क्योंकि दोनों फॉर्मूले से सीखेंगे।
दो फॉर्मूला आपको पता है कि हमारा दो फॉर्मूला, तो दोनों फॉर्मूले से हम सीखेंगे। पहला सर ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, यहां पे क्लियर आपको दिख रहा है सर, फिक्स्ड अपॉन में P माइनस V वेरिएबल कॉस्ट, फॉर्मूला लिख दो, S इक्वल टू F अपॉन में P माइनस V। F मींस क्या सर, फिक्स कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में, क्लियर बोला भाई 3000 लिखो, अपॉन में P मींस होता है प्राइस, क्लियर दिखा है लिख दो, माइनस V मींस वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर दिखा है लिख दो। ये तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट हो गया, तो माइनस करके डिवाइड दिया, 500 यूनिट्स आ गया। ये क्या है सर, ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी यूनिट्स में, अमाउंट में नहीं, यूनिट्स में मिला पहला। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो सर, इजी, इस फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो यस इंटू पी कर दो। यस क्या है सर, ये जो आपका यूनिट्स आया उसकी बात, ये कितना है सर 500 यूनिट्स, मल्टीप्लाई पी कर दूंगा सर, पी कर दिया ₹6000, ये आपका अमाउंट में मिला है, यूनिट्स अमाउंट दोनों मिल गया। लेकिन हम लोग ने ना सर यहाँ पे अमाउंट का दूसरा फॉर्मूला भी सीखा, तो वो भी सीख लेते हैं क्या है, और आपका आंसर सेम ही आएगा। 6000 यहां भी है तो 6000 ये भी आएगा। कैसे आएगा थोड़ा सा देखते हैं। फॉर्मूला क्या है सर, लिख दिया मैंने, बट मैंने आपको क्या बताया था कि ये सी आपको नहीं मिल दिया होगा, सी तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। कैसे सर, यहां फॉर्मूला है ना P माइनस बी अपॉन में P मल्टीप्लाई 100, फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख दो, पहले C फाइंड आउट करो, P कितना है आपको क्लियर क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है, माइनस V कर दो सर, वेरिएबल कॉस्ट दिख रहा है, अपॉन में P कर दो मल्टीप्लाई 100, तो 12 में से 6 माइनस कर दो, 6 आएगा सर, बटे 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो ये 50% परसेंटेज में आएगा, इसी ध्यान रखना, ये परसेंटेज में आएगा। तो आपको जब C मिल गया, ये फॉर्मूला क्या बोला सर, F माइनस C, तो F आपका फिक्स कॉस्ट कितना है सर, ₹3000 डिवाइड बाई C 50%। तो कैलसी पे जब आप लोगे 3000 डिवाइड बाई 50% करना, 50 नहीं 50% भी आपको पेश करना है बेटा, तभी आपका ये ₹6000 आएगा। 6000 यहां भी, 6000 यहां भी, दोनों फॉर्मूले से हम लोग को प्रैक्टिस करना है और आपको भी एग्जाम में इस तरीके से प्रैक्टिस करके दिखाना है। क्लियर है सर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखेंगे सर हम लोग ब्रेक इवन का ना, ब्रेक इवन का क्या देखेंगे सर, दोनों डायग्राम और थोड़े से एक्सप्लेन, तो जाके आपका 10 मार्क्स यहां पे जाके क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया तो सीधा 10 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है, इसलिए मेरा सजेशन है हर एक बच्चे ये ब्रेक इवन पॉइंट्स करो। उसके बाद एक लिमिटेशन का भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, वो भी शॉर्ट नोट्स में हमको दिखता है, या फिर लॉन्ग में भी दिखता है, 8 से 1 में भी दिखेगा, या शॉर्ट नोट्स में भी दिखता है, तो दोनों कवर कर लेना है हमको। क्लियर है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग डायग्राम में कैसे प्रॉपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट दो डायग्राम आपको दिख रहा है, पहले डायग्राम को हम लोग समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और ये डायग्राम कैसे आया है। आपको ये तो कॉमन सा पता होगा सर, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है सर आउटपुट, एंड सेकंड वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हो, सपोज मैंने लिया सर 250, 500, 750, 1000, ये आपका आउटपुट है, मींस इतना आपका यूनिट्स है, यूनिट आप इतना आउटपुट कर रहे हो, मींस प्रोडक्शन इसका कर रहे हो। कॉस्ट आपका कितना लग रहा है और इनकम आपकी कितना है सर, यहां से मैंने एग्जांपल लिया सर 3000, 6000, 9000। क्लियर, लाइन बाय लाइन ही चल रहा, मतलब टेबल में आने चाहिए, ऐसा हम लोग ने यहाँ पे लिया है। क्लियर, और यहाँ पे आप ध्यान से समझो थोड़ा सा डायग्राम पार्ट कि किस बेस पे बना है ये हमारा डायग्राम। फिक्स कॉस्ट, आई होप हर एक बच्चे को पता होगा कि इसकी स्ट्रेट लाइन क्यों गई है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपके फिक्स होते हैं, चाहे आप प्रोडक्शन करो या फिर ना करो। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि फिक्स हमारे फिक्स होती है। जैसे रूम का रेंट मैंने बताया था, यहाँ पे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं या फिर ना करूं, तो रेंट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा इसका। क्लियर, इसके लिए फिक्स का हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेट ही लाइन होती है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिखता है। सेकंड, दो जो मेजर है चीजें हमारी है सर, एक टोटल कॉस्ट और एक होता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल कॉस्ट में हमारी दो कॉस्ट इंक्लूड होती है, एक तो हमारा सिर्फ फिक्स कॉस्ट होता है, सेकंड हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। और वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आपको डिफरेंस दिखता है कि ये कंटिन्यू लाइन आगे ऊपर इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो ये लाइन देखो आपको इस तरीके से स्ट्रेट दिख रही है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं टीसी। टीसी मींस होता है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में हमारा वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है। क्लियर सर, बिल्कुल। सेकंड हमारा सर टोटल रेवेन्यू होता है, जो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके, जैसे डायग्राम में बोलते हैं, कहीं ना कहीं जाके हमारा टीसी टीआर इंटरसेक्ट कर देगा, जहां पे टीसी और टीआर में टोटल रेवेन्यू, जो टोटल हमारी इनकम हुई है, टीसी में टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब वहां पे वो दोनों इक्वल हो गए, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस क्रिएट हुआ। तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग ने लिखा सर पॉइंट नंबर बी। और ये कहां पे हो रहा है, सपोज एग्जांपल हम लोग ने लिखा यहाँ पे सर 6000 एंड आउटपुट हमारा सर कहां पर दिख रहा है 500।
इसका मतलब सर कि अगर कंपनी 500 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, 500 यूनिट का प्रोडक्शन करती है, तो उस केस में कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ जाती है। ना वो प्रॉफिट कमाएगी ना वो लॉस, मतलब अपना सिर्फ कॉस्ट रिकवर करेगी। और वहां पे उस केस में उनको, अगर मैं बात करूं भाई, सेल्स आपका कितना हो रहा है, ₹6,000 का, 6,000 का आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू पार्ट आ रहा है। क्लियर है? तो 6,000 से नीचे अगर रहोगे आप, 6,000 से नीचे मतलब सर 500 यूनिट से अगर नीचे का आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप लॉस में जाओगे, 500 से ऊपर का प्रोडक्शन करोगे तो आप प्रॉफिट में जाओगे। इसीलिए ये जो पार्ट आपका है 500 से कम, मतलब ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाले पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका लॉस पार्ट है। कौन सा सर? आपका लॉस वाला पार्ट है। और उसके ऊपर जो आपका ये पार्ट दिख रहा है सर हमारा, ये हमारा सर प्रॉफिट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे टीआर हमारा ज्यादा है, टीसी हमारा कम है। और अगर डायग्राम आपको समझ गया तो 2 से 3 छोटे से पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर देना है सर कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको कहां दिख रहा है, कौन से केस में प्रॉफिट होगा, कौन से केस में लॉस होगा, बस यही बताना है। तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया सर कि 500 यूनिट्स एंड हमारा जो सेल्स है 6,000 पे ब्रेक इवन पॉइंट हमारा बन रहा है। तो मैंने लाइन लिखा पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बी यहां दिख रहा है, इज द ब्रेक इवन पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्योंकि यहां पे मैंने बोला इंटरसेक्ट जहां पे कर देगा ना, तो इसका मतलब होता है वहां पे हमारे दोनों इक्वल है और वही हमारा ब्रेक इवन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सर, फॉर द सेल्स लेस देन 6,000, अगर आप 6,000 से कम का सेल करोगे इट मींस 500 यूनिट्स, जो मैंने यहां पे ऑलरेडी बताया। अब इससे कम का आप प्रोडक्शन करते हो या फिर सेल्स करोगे ना, तो आपका उस केस में लॉस होगा। जैसे बताया, अगर उससे कम करोगे तो आपका यहां पे लॉस हो जाएगा। तो यहां पे सिंपल सा लाइन लिखा है, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आपकी इनकम कम है, कॉस्ट ज्यादा है। टोटल रेवेन्यू इज लेस देन, आपकी रेवेन्यू मींस इनकम कम है, किससे सर? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। एंड इस केस में जो हमारी फर्म रहेगी उसको लॉस इनकर्ड करना पड़ेगा, लॉस देखना पड़ जाएगा। क्लियर है सर? अब अगले सेंटेंस पे आप ये बता दो कि अगर उससे ज्यादा करेगी तो प्रॉफिट का केस आएगा। तो क्लियर लाइन लिखा है, फॉर द सेल्स ग्रेटर देन 6,000 मींस एबव 500 यूनिट्स, 500 यूनिट से आगे जाओगे, 6,000 से सेल आपका ज्यादा जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा सर? टोटल रेवेन्यू आपकी एक्सीड हो जाएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अब उल्टा होगा, आपके इनकम इंक्रीमेंट हुआ, कॉस्ट आपका कम हो रहा है, तो उस केस में जो हमारी कंपनी है, फर्म है, आपका प्रॉफिट कमाना चालू कर देगी। क्या सर? प्रॉफिट कमाना चालू हो जाएगा। क्लियर है? बट ध्यान से देखो, यहां पे जो हम लोग ने लिया है ना पॉइंट्स, ये देखो, एबव एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन आर द लीनियर फंक्शन। मतलब लीनियर फंक्शन बोले तो क्या होता है सर? हमारे नंबर्स हम लोग ने देखो, ये तो अजम्पशन लिया ना आपने 3,000, 6,000, 9,000, बट ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि हमेशा 3 के टेबल में ही मतलब आए, तो डिफरेंट भी हो सकता है ना, कॉमन सी बात है, डिफरेंट होगा। मींस सर अगर सर हमारा नॉन लीनियर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा उस केस में? उस केस में कॉमन से भाई ऐसा सिंपल सा स्ट्रेट लाइन तो दिखेगा नहीं टीआरटीसी का, वो ऊपर नीचे भी जा सकता है। कौन से केस में? ध्यान से सुन लो, इसीलिए हमारे 2 डायग्राम है, एक तो आपको लीनियर बेस पे बना लेना, सेकंड सर नॉन लीनियर बेस पे बना लेना है। तो जब इसकी बात करते हो तो सिर्फ एक चेंज क्या होगा, ध्यान से देखो, बात सब चीजें हमारी सेम होने वाली। एक्स एक्सिस पे आपको दिखा देना है आउटपुट, इस पे कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो अभी तक आपने दिखाया है, फिक्स कॉस्ट हमारा सेम रहेगा। ये तो हम इसमें फिक्स में तो कोई चेंज नहीं आपको दिखता है, चेंज जो आपका दिखेगा टीसी टीआर में दिख जाएगा, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू में दिखेगा। अब ध्यान से देखो, डायग्राम दोनों मैच करो, क्या चेंज दिख रहा है? देखो यहाँ पे आपकी टीसी आपने लिया था सीधा स्ट्रेट लाइन, बट आपको यहाँ पे सेम नहीं लेना। अब टीसी आपका कुछ फ्लक्चुएशन नेचर का जाएगा, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा जाएगा, और ऊपर जहां पे दिख रहा है। और जो आपने लिया था टोटल रेवेन्यू भी आपने सीधा इंक्रीज कर दिया था ना, अब आपका सीधा ऊपर नहीं जाएगा, एक ऐसा टाइम भी आएगा जहां पे वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में हमको सर 2 ब्रेक इवन पॉइंट हमको दिखते हैं, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगी ना लाइन, एक तो यहां कर रही है सर, ये वाला आपका पार्ट B1 दिख रहा है, एक यहां पे कर रही है B2 दिख रहा है, मतलब 2 ब्रेक इवन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं सर? 2 ब्रेक इवन दिख रहे हैं। और इस केस में ये जो पार्ट रहेगा, ये मिडल जो पार्ट है, ये आपका प्रॉफिट है। इसके मिडल में आप प्रोडक्शन अगर करोगे तो प्रॉफिट है। अब भाई लिमिट से ज्यादा भी कर दोगे, मतलब इसके आगे भी जाओगे, तो ये पार्ट आपका लॉस है, ये आपका लॉस है, और ये पार्ट आपका लॉस है। तो प्रॉफिट के लिए आपको B1 B2 के मिडल में ही रुकना पड़ेगा, मतलब B1 B2 के मिडल में। और 2 ब्रेक इवन यहाँ पे हमारे बन रहे सर, पॉइंट लिखो सिंपल से, द पॉइंट B1 एंड B2 आर द ब्रेक इवन पॉइंट। 2 पॉइंट बन रहे हैं वहां पे हमारे, 2 पॉइंट करस्पॉन्डिंग द लोअर एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट। क्यों?
क्वांटिटी 1 नाम दिया, क्वांटिटी 2, यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे, कि सिंपल सा एक लॉजिक समझना है कि आपके लोअर एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट के बेस पे आपको दो ब्रेक इवन मिलेगा, B1 एंड B2। अब थोड़ी सी ऑनलाइन डिटेल लिखो, फॉर आउटपुट लोअर देन Q1, अगर आप लोअर देन Q1 हो, लोअर देन Q1 मतलब ये आप यहां दिख रहे हैं ना Q1, इससे लोअर हो भाई नीचे, तो क्या करना पड़ेगा सर, लॉस, और B2 से ज्यादा हो मतलब Q2 से ज्यादा हो तो लॉस दिखेगा। सेम लाइन लिखा है, एंड लार्जर देन Q2, अगर Q2 से लोअर देन हो मतलब पीछे साइड हो, एंड लार्जर देन Q2 हो तो द फर्म इनकर लॉसेस, उस केस में कंपनी को क्या दिखाई देगा सर, लॉस क्रिएट होगा, लॉस में जाना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट लास्ट लाइन, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो मैंने क्या बोला, B1 B2 के मिडल में रखना पड़ेगा, द फर्म प्रॉफिटेबल रेंज ऑफ द आउटपुट लाइज विद इन द Q1 एंड Q2। प्रॉफिटेबल आप कब हो, जब आप विद इन द Q1 एंड Q2 के मिडल में हो, मतलब इनके मिडल में रहोगे तो प्रॉफिट में आप जाने वाले हो, लेवल ऑफ आउटपुट। और लास्ट लाइन यहाँ की कॉपी कर लेनी है, पूरा सेम कॉपी, यहाँ पे जो आपने लीनियर लिखा है ना वहां पे नॉन लीनियर लिख देना। क्लियर है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आप करोगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है, 10 नहीं तो 8, दो में से एक जगह आने के चांसेस के बहुत ज्यादा है, और इसीलिए हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ब्रेक इवन के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यहां नहीं तो शॉर्ट नोट्स पे एडवांटेज मिलेगा, तो शॉर्ट नोट्स में आता है तो उसको थोड़ा सा आंसर शॉर्ट करना है, इतना डिटेल्स फिर आपको नहीं लिखना है। लॉन्ग में आया तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा डिटेल्स आपको करा के दिया है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन जो पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है, कि लिमिटेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी हम लोग आज के लेक्चर्स में। और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर क्या क्वेश्चन आएगा, लिमिटेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस के लिमिटेशन आपका क्या है, लिमिटेशन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे, पर आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 ही इंफॉर्मेशन हमको दिया, और इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स में बनता है। कहां पूछा जाएगा सर, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा। कितना लिखना है वो बता देता हूं ऑलरेडी आपको, आपका शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनेगा, लास्ट का जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक रहता है शॉर्ट नोट्स, वहां पे पूछा जाता है आप लोग को। तो पहले तो ब्रेक इवन का थोड़ा सा मीनिंग पार्ट आपको लिखना है, डायरेक्टली लिमिटेशन मत लिखना, मेरा सजेशन है पहले मीनिंग थोड़ा पार्ट लिख देना, जो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे देखा था, तो 2 से 3 पूरा कंप्लीट नहीं लिखना है, बट 2 से 3 पॉइंट कम से कम आपको मेंशन वहां पे करना है। उसके बाद लिमिटेशन में 3 पॉइंट्स इस तरीके से डायग्राम रिप्रेजेंट करो, उसके बाद ये आपको नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट लिखा है, या आप इसके एक्सप्लेन में लिखोगे, और इसका एक्सप्लेन क्या नीचे स्क्रीन पे ऐड भी करते चलूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप अगर नोट्स प्रिपेयर करो तो वहां पे मेंशन कर दो। क्लियर है, चलिए लिमिटेशन की बात करेंगे। पहला तो बेस्ड ऑन द फॉल्स अजम्पशन मींस अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जिसको आप बोल सकते हो कि गलत अजम्पशन पे ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा लेके चलता है। क्यों सर, गलत अजम्पशन इसमें क्या है, जैसे इन्होंने एक अजम्पशन लिया है भाई, हमारा जो फिक्स कॉस्ट है डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, इन्होंने बोला कि सर फिक्स कॉस्ट हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंजेस हमको देखने मिलते हैं। बट ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या बोलते हैं, ये टॉपिक बोल रहे हैं हम फिक्स कॉस्ट का जो अमाउंट रहेगा उसको हमेशा फिक्स रखेंगे, मींस कांस्टेंट रखेंगे, उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं करना चाहते। बट प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, फिक्स कॉस्ट में भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हमको दिखाई देता है। अगला अजम्पशन इनका क्या है, ये बोल रहे हैं सर वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारा कांस्टेंट रहेगा। बट प्रैक्टिकल ऐसा होता है क्या, नहीं सर, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। तो जो ये इनका अजम्पशन है सर कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा सेम होगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट नहीं होंगे। वो बोले कि एक मार्कर का जो रेट है बनाने का, जो इसका कॉस्ट पड़ रहा है वो सेम रहेगा हमेशा, बट ऐसा पॉसिबल है क्या सर, नहीं। फ्लैक्चुएशन अगर होता है तो भाई महंगाई बढ़ने वाली है तो ये ज्यादा हो जाएगा, कम भी होता है, मतलब उसमें फ्लैक्चुएशन रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। और सेलिंग प्राइस के भी केस में ऐसा होता है, बोले कि जो इसका सेलिंग प्राइस है भाई 20 पर, मतलब 20 रुपए का एक मार्कर है, तो ऐसा हमेशा थोड़ी होगा कि 20 रुपए का एक मार्कर ही आएगा सर, 22 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, मतलब इसमें भी फ्लैक्चुएशन हो सकता है, मतलब इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो ये इन्होंने जो 3 अजम्पशन रखा था, एक तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कांस्टेंट हमेशा नहीं होता सर, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट इन्होंने बोला था सेम कांस्टेंट रहेगा, ये भी नहीं होता सर, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट जो इन्होंने बोला था ये भी चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो इसके लिए इनका जो अजम्पशन है सर वो कौन सा अजम्पशन है सर, गलत अजम्पशन इन्होंने लिया है। अगला टॉपिक लिमिटेड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिमिट है,
क्योंकि आप देखोगे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक लिमिट रहता है। कौन कौन सा डिटेल्स हमको देते हैं सर? इन्होंने सेल्स दिया, रेवेन्यू दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, आगे की कुछ डिटेल्स इन्होंने नहीं दिया है। तो जो इंफॉर्मेशन हमको ये प्रोवाइड करा रहे हैं सर, वो एक लिमिट है। लिमिट मतलब यही 3 से 4 टॉपिक्स में हमारे रुक जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पे भी आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया है ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेशन करने के लिए, वो एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कराई गई है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। काफी कॉन्सेप्ट को, काफी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस में इग्नोर किए जाते हैं, इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन बनेगा। नेक्स्ट हमारा सर नॉट नेसेसरी, मतलब पॉइंट ही हमारा मेंशन करते रहे भाई ये कंपलसरी नहीं है कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस बनाओ। और काफी टाइम्स ऐसा भी होता है सर, ब्रेक इवन का जैसे डायग्राम तो काफी बच्चों को कॉन्सेप्ट हार्ड लगा होगा, मींस कॉम्प्लिकेटेड है समझ पाना उसको, तो उसको हम लोग दूसरे भी टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं सर कि ब्रेक इवन क्या होता है। बट अगर हम चार्ट के थ्रू समझने जाएं तो काफी ऐसे बच्चे हैं, काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा किस तरीके से डायग्राम में हमको रिप्रेजेंट किया है। पहला तो बोल रहे भाई ये कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आप ब्रेक इवन चार्ट हमेशा बनाओ। क्लियर है कि नहीं? और एक इसमें भी आप यूज कर सकते हो जो मैंने नहीं बताया कि ब्रेक इवन जो आपने पढ़ा ना वो तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए पढ़ा है, बट अगर मल्टी प्रोडक्ट रहेंगे तो प्रॉब्लम रहता है। मल्टी प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है हमारा ब्रेक इवन, तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूजफुल है। बट मल्टी प्रोडक्ट, कोई कंपनी में मल्टी प्रोडक्ट है भाई, एक ही प्रोडक्ट नहीं अलग अलग प्रोडक्ट है, तो उनके लिए ब्रेक इवन नहीं पॉसिबल है। तो ये लिमिटेशन है इनका। नॉट नेसेसरी सिंपल मीनिंग बोल रहा है सर कि नेसेसरी नहीं है भाई, बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको प्रिपेयर करना ही है, और करना भी है तो अदर किसी भी टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो आप, क्योंकि इसके डायग्राम बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनका समझ पाना। इतना ही लिखना है शॉर्ट नोट्स का, तो कॉमन से सर मीनिंग लिख दिया, 3 पॉइंट्स आपके सिलेबस में 3 पॉइंट्स हमने लिख दिया। पहले पॉइंट्स आप इस तरीके से लिख दो, उसके बाद जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेन कर देना है, बस इनफ है। शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बनता है तो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं, हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो इतनी ही डिटेल्स हमको रिप्रेजेंट करनी है। तो आई होप हर एक बच्चे को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चंस हम लोग ने किया, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। तो आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है आज के लेक्चर में तो कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना है, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो, या फिर बीकॉम, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों को, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।